जय हिंद दोस्तों। आज हम पीजीटी हिस्ट्री जो डीएसएसबी के द्वारा कंडक्ट किया गया था 2018 में, उसके प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। और आने वाले परीक्षा में आपको थोड़ी सी मदद मिल पाएगी कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से इस वीडियो को बना रहे हैं। देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न, हड़प्पा स्थलें कहाँ पाई जाती हैं? आपके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल, यानी हड़प्पा की जो साइट्स हैं वह कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ऑप्शन एक इसका सही जवाब है। एक्चुअली ये जो प्रश्न बना है कि उसके जियोग्राफिकल एक्सपेंशन से उसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ से कहाँ तक है, और हड़प्पा में जो चीज़ स्थल जानकारी प्राप्त हुई है वह कहाँ कहाँ किन किन राज्यों, वर्तमान में किन किन राज्यों से संबंधित है, उसको जानकारी रखना पड़ेगा। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो थोड़ा सा हड़प्पा वाले क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 2, समुद्री गतिविधियाँ कहाँ पर नहीं मिलती है? समुद्री गतिविधियाँ कहाँ पर नहीं मिलती है? इसका सही जवाब होगा देसलपुर। आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही जवाब है देसलपुर। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न, विभिन्न हड़प्पा स्थलों में कौन सी समानता चिन्हित की गई है? विभिन्न हड़प्पा स्थलों में कौन कौन सी समानता, आई मीन कौन सी समानता, सिमिलरिटीज देखी गई हैं? तो उसमें कृषि प्रथाएं, शिल्पकारी, नगर नियोजन, मोहरे, जो नगर नियोजन टाउन प्लानिंग जो है वह कॉमन देखने को मिली है। तो इसलिए इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, नगर नियोजन। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 4, जेड हड़प्पा स्थलों में कहाँ से आया था? जेड हड़प्पा स्थलों में कहाँ से आया था? यानी जेड हड़प्पा जो स्थल हैं वह मध्य एशिया से इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर है। मगध के किस राजा ने राजधानी को अस्थायी रूप से राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था? मगध के किस राजा ने राजधानी को अस्थायी रूप से राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था? तो उसका आंसर होगा कालाशोक। सही जवाब कालाशोक होगा। अगले प्रश्न 106 की ओर है। छठा प्रश्न, आजीविका संप्रदाय का प्रवर्तक था? मखली गोशाल। डायरेक्ट इसका आंसर याद रखें, मखली गोशाल। आजीविका संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वह मखाली गोशाल थे। अगले प्रश्न की ओर है। व्यापारी समुदाय जैन धर्म की ओर क्यों आकर्षित हुए थे? व्यापारी समुदाय जैन धर्म की ओर क्यों आकर्षित हुए थे? आज इसके सही जवाब होंगे, जैन धर्म की शांति और अहिंसा व्यापार और वाणिज्य के लिए अनुकूल था। जैन धर्म की शांति और अहिंसा व्यापार और वाणिज्य के लिए अनुकूल था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, इसलिए वे आकर्षित हुए थे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर है। बौद्ध परिषदों को 4 बार क्यों बुलाया गया? यानी जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वो 4 बार क्यों हुई थी? इसका सही जवाब होगा सिद्धांतों को संकलित करने के लिए, जो उनके प्रिंसिपल थे उन सिद्धांतों को इकट्ठा रखने के लिए। दूसरा, धार्मिक विवादों को हल करने के लिए, जो रिलीजन रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट्स थे उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, और यूनिटी मेंटेन रखने के लिए, संघ में एकता बनाए रखने के लिए। ये सभी विकल्प बहुत ज़रूरी थे। इन्हीं सिद्धांतों को मतलब प्रेरित करने के लिए इन 4 बौद्ध परिषदों को बुलाया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि सभी जरूरी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। निम्नलिखित में से मौर्य इतिहास के स्रोत के रूप में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? एक्चुअली इतिहास को जानने के सोर्स तो सभी हैं, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? प्रश्न पूछने का तरीका देखिए। पूछा गया कि महत्वपूर्ण में सबसे कम कौन सा है? तो सिक्का, साहित्यिक स्रोत, पुरालेखिक स्रोत और विदेशी वर्णन, ये सभी जो सोर्स हैं वह इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे लेस इंपॉर्टेंट जो है वह कॉइन, सिक्का है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की ओर है। इनमें से कौन सा आज्ञा पत्र या शिलालेख अशोक द्वारा जारी नहीं किया गया था? आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि जो नहीं है सो पूछा जाता है सो नहीं। तो इनमें से कौन सा आज्ञा पत्र या शिलालेख अशोक द्वारा जारी नहीं किया गया था? इसका सही जवाब होगा जूनागढ़ चट्टान शिलालेख। चट्टानों पर जो कुछ लिखे जाते थे वे जानकारी, अवेयरनेस फैलाने के लिए ज़रूरी थे। तो ये जो अभिलेख है जूनागढ़ चट्टान शिलालेख, यह अशोक के द्वारा जारी नहीं किए गए थे। बाकी भाब्रू, कलिंगा, दिल्ली टोपरा स्तंभ, ये सभी यह अशोक के द्वारा जारी किए गए थे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11वां, मानसेरा शाहबाजगढ़ी शिलालेखों में उपयोग की जाने वाली लिपि कौन सी थी? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, बाकी उन सभी में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। इसका सही जवाब होगा खरोष्टी। 2 ही मात्रा ऐसे थे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मौर्य
राजा सिंहासन हत्या त्याग कर निम्नलिखित में से कौन मौर्य राजा सिंहासन त्याग कर जैन संत भद्रबाहु को अनुसरण करते हुए दक्षिण में चले गए थे। अब कह रहा है कि कौन ऐसे राजा हुए जो अपने राज सिंहासन को त्याग दिया और संत जो भद्रबाहु उनके शरण में दक्षिण में चले गए, दक्षिण भारत, यानी वे थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की ओर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शासन की शुरुआत किसे हराकर की थी? उत्तर पश्चिमी सीमा से यूनानियों को हराकर। जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका था वहाँ पर यूनानियों को पराजित किया और उन्होंने अपनी शासन की शुरुआत की थी। अगले प्रश्न की ओर है, किस राजा को 5 राज्यों का देवता के रूप में वर्णित किया गया है? हर्षवर्धन को 5 राज्यों के देवता के रूप में बताया गया है, इतना याद रखें। अगले प्रश्न की ओर है, गुप्त युग की विशेषता के लिए इतिहासकारों द्वारा किस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है? गुप्त युग की विशेषता के लिए इतिहासकारों द्वारा किस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है? सामंती युग, ऑप्शन होगा सी, सामंती युग। अगले प्रश्न की ओर है, कौन सा शहर कभी गुप्त राजधानी नहीं था? वाराणसी। कौन सा शहर कभी गुप्त राजधानी नहीं था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, वाराणसी। अगले प्रश्न की ओर है, चंद्रगुप्त द्वितीय पर कौन सा नाम लागू नहीं होता है? देवेंद्र। चंद्रगुप्त द्वितीय पर देवेंद्र नाम लागू नहीं होता है, जबकि देवगुप्त, देवराज, देवश्री चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम था। तो ऑप्शन नंबर एक ही इसका सही जवाब होगा, चूंकि नहीं पूछा गया था। किस गुप्त राजा को प्रथम हून आक्रमण का सामना करना पड़ा था? कुमारगुप्त प्रथम। इसका सही जवाब होगा, कुमारगुप्त प्रथम को हूनों का आक्रमण का सामना करना पड़ा था। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 19, प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य स्रोत कौन से हैं? प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो दोनों धर्मनिरपेक्ष और धर्म साहित्य और विदेशी खाते, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, क्योंकि स्रोत पूछा गया है। सामाजिक संरचना के स्रोत, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब सेकुलर का मतलब कि कोई धर्म के प्रति भेदभाव नहीं होगा, सभी धर्म को समान महत्व दिया जाएगा। धार्मिक साहित्य भी थे और विदेशी खाते, ये सब जो थे वह स्रोत थे जिनके आधार पर प्राचीन भारतीय समाज की संरचना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न संख्या 120वें प्रश्न की ओर है, मंत्रियों और शाही सलाहकारों को निम्नलिखित में से किन में से नियुक्त किया जाता था? तो याद रखना है, मंत्री जो थे और शाही सलाहकार थे वे लोग ब्राह्मण हुआ करते थे, ब्राह्मण जिनके तीव्र बुद्धि हुआ करती थी। अगले प्रश्न की ओर है, अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में दास्ता कमजोर क्यों हो गई? 21वां प्रश्न, प्राचीन भारत में दास्ता कमजोर क्यों हो गई थी? वे उत्पादक गतिविधियों में शामिल नहीं थे। एक्चुअली दास्ता का मतलब स्लैब सिस्टम कमजोर क्यों हो गई थी, उसका रीजन था कि वे जो प्रोडक्टिविटी वाली जो गतिविधि थी उसमें शामिल नहीं थे। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही होगा। अगर आप उसमें शामिल होते तो फिर से वही स्थिति बनी होती। अगले प्रश्न की ओर है, सूफी संत खालिसाने को उनकी युग का दूसरा सबसे बड़ा संगीतकार माना जाता है। सूफी संत पीर बोधन, याद रखिएगा नाम, तो ऐसा बोधन नाम याद रखिए, पीर तो जो संत टाइप लोग हैं। सूफी संत पीर बोधन को उनकी युग का दूसरा सबसे बड़ा संगीतकार। एक्चुअली यह प्रश्न थोड़ा सा अलग दिखता है, क्योंकि सबसे बड़ा संगीतकार पूछा जाता था, अब इसमें पूछा गया दूसरा सबसे बड़ा संगीतकार, यानी पीर बोधन इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, रामानंद और कबीर कौन थे? रामानंद और कबीर भक्ति संत थे, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर है, सूफी और भक्ति आंदोलन प्रकृति में सामंजस्यपूर्ण थे। सूफी और भक्ति आंदोलन जो थे वह प्रकृति में अपनी एक सामंजस्य स्थापित करने वाले थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वह सही, बी जो है इसका सही जवाब होगा, प्रकृति में सामंजस्यपूर्ण थे। अगले प्रश्न की ओर है, खालिस्तान दिल्ली का एक हिस्सा है जहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के पहले मध्ययुगीन शहर की नींव रखी थी। याद रखिए, मेहरौली आपने नाम सुना भी होगा, मेहरौली दिल्ली का वह हिस्सा है जहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के पहले मध्ययुगीन शहर की नींव रखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 26 की ओर है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन इतिहास का इतिहासकार नहीं था? सल्तनत कालीन इतिहास का इतिहासकार नहीं था। तो आपके ऑप्शंस हैं अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हाज उस सिराज, अब्बास खान शेरवानी। तो ऊपर जो 3 नाम पर थे, लेकिन अब्बास खान शेरवानी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, किस विदेशी यात्री के दस्तावेज दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर प्रकाश नहीं डालते हैं? अब दिल्ली सल्तनत का इतिहास पर प्रकाश नहीं डालने वाले कौन
विदेशी यात्री थे। चूँकि विदेशी यात्री भी इतिहास को जानने के एक मुख्य स्रोत के रूप में समझे जाते हैं, तो मार्को पोलो, अब्दुल रज़ाक, इब्न बतूता और अथनासियस निकितन, ये सब लोग जो थे विदेशी यात्री थे। तो अब्दुल रज़ाक का जो इतिहास पर प्रकाश, दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर प्रकाश नहीं डालते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर है, खिलजियों के सत्ता में आने को किस रूप में जाना जाता है? खिलजी लोग जो सत्ता में आए उसको किस रूप में जानते हैं? उसको खिलजी क्रांति के रूप में हम जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर है, दक्षिण भारत पर विजय किसके शासनकाल के दौरान पूरी हो गई थी? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। बाबर को मेवाड़ के राणा संगा से लड़ने का दृढ़ संकल्प क्यों था? बाबर को मेवाड़ के राणा संगा से लड़ने का दृढ़ संकल्प क्यों था? अफगानों ने बाबर को उखाड़ फेंकने के लिए राणा संगा के साथ सहयोग किया था और राणा संगा ने लोधी का समर्थन किया, दोनों। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यानी सी वह बिल्कुल सही है और यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, 31वां प्रश्न, अंबर राजकुमारी के साथ अकबर का विवाह अद्वितीय क्यों था? अंबर राजकुमारी के साथ अमेर राजकुमारी जो थी उसके साथ अकबर का विवाह एक यूनिक क्यों था? एक्चुअली यह एक स्वैच्छिक गठबंधन था, जो मजबूरी का विवाह नहीं। एक्चुअली यह स्वैच्छिक गठबंधन था, स्वेच्छा से इसको स्थापित किया गया था और यह कोई मजबूरी बस नहीं था, इसलिए यह एक अद्वितीय था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। मेवाड़ मुगल विरोधी क्यों थे? अगला प्रश्न है, मेवाड़ मुगल विरोधी क्यों थे? उसका कारण है कि राणा संगा के दिनों से ही इनके संबंध शत्रुतापूर्ण थे और मेवाड़ की अंबर से शत्रुता थी, जो मुगलों के साथ संबंध रखता था। मेवाड़ ने मुगलों के साथ सहयोग करना अपमानजनक माना। तो ये सभी विकल्प जो है उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, हल्दी घाटी की लड़ाई मुगलों के लिए एक निष्फल प्रयास क्यों थी? निष्फल जिसमें कोई फल नहीं मिलता है। इसका सही जवाब होगा, मेवाड़ पूरी तरह से अधीन नहीं था और राणा प्रताप चित्तौड़ और मंडलगढ़ को छोड़कर बाकी मेवाड़ पर शासन करते रहे, इसलिए इसका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही होगा। अगले प्रश्न की ओर है, उड़ीसा में अफगान शक्ति को खालिस्तान द्वारा कुचल दिया गया था। तो उड़ीसा में अफगान शक्ति को राजा मान सिंह के द्वारा कुचल दिया गया था, इसका नाम याद रखिएगा, राजा मान सिंह। अगले प्रश्न, 35वां प्रश्न, खालिस्तान के शासनकाल के दौरान मराठों को कुलीनता की श्रेणी में स्वीकृति मिली थी। तो जहांगीर के शासनकाल में मराठों को कुलीनता यानी खानदानी घर, तो उसकी श्रेणी में स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो जहांगीर इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, मुगलों ने मनसबदारों पर मुगलों, पठानों, राजपूतों इत्यादि के मिश्र दलों को बनाए रखने का जोर क्यों दिया था? इसका सही जवाब होगा, आदिवासीवाद और संप्रदायवाद की शक्तियों को कमजोर करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है बी जो सही जवाब है। अगला प्रश्न, मुगल काल में जमींदार खालिस्तान होते थे। जमींदार भूमि राजस्व एकत्र करने के लिए एजेंट होते थे। मुगल काल में जो जमींदार होते थे भूमि राजस्व एकत्र करने के लिए एजेंट हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान किसान, कृषि, भूमि के साथ खालिस्तान ने विद्रोह किया था, जाट और सतनामियों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, सल्तनत युग के गया के सूर्य मंदिर में किस सुल्तान का 2 बार उल्लेख किया गया था? इसका सही जवाब होगा फिरोज तुगलक। क्या होगा? फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर डी। किस शासक ने मध्ययुगीन आगरा की स्थापना की थी? किस शासक ने मध्ययुगीन आगरा की स्थापना की थी? इसका सही जवाब होगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर है, मोहम्मद बिन तुगलक को निम्नलिखित में से किस बात का श्रेय दिया जाता है? इसका सही जवाब होगा दौलताबाद का संस्थापन। ऑप्शन नंबर 1, दौलताबाद का संस्थापन। ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर है, दौलताबाद को क्यों चुना गया? दौलताबाद को क्यों चुना गया? यह केंद्रीय रूप में स्थित था और इस प्रकार पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। यह केंद्रीय रूप में स्थित था और इस प्रकार पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त था, यानी राजधानी उस क्षेत्र को ही सुनिश्चित करते हैं वहाँ बनाया जाए जहाँ से शासन आसानी से हो सके। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त है, इसलिए इसका डी आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर है, किस शासक ने हौज खास को साफ किया और वहाँ एक मदरसा बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक इसका सही जवाब होगा। डायरेक्ट आंसर याद रखें, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, सुल्तान घारी किसका मकबरा है? सुल्तान घारी किसका मकबरा है? तो नासिर उद दीन महमूद का, नासिर उद दीन महमूद का मकबरा है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक सल्तनत वास्तुकला के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? भारतीय फारसी शैली के निशान और नीली टाइल्स और ग्लेज का उपयोग दोनों। ध्यान रखिए,
प्रारंभिक सल्तनत वास्तुकला के किस विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो लाल ईंटों का प्रयोग करते थे, यह तो सत्य बात है। भारतीय फारसी शैली के निशान मिले हैं, यह भी सत्य है। नीली टाइल्स और ग्लेज का उपयोग करते हैं, सत्य है। लिखा हुआ है कि भारतीय फारसी शैली के निशान और नीली टाइल्स और ग्लेज का उपयोग दोनों, यह जो कि गलत है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। सिर्फ लाल ईंटों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, मुगल वास्तुशिल्प परिभाषा में ईवान एक खाली स्थान है। ईवान एक स्तंभ निर्माण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, किस शासक ने अपने शासनकाल के अंत में पेत्रादूरा की तकनीक को लोकप्रिय बनाया था? तो जहांगीर, वे शासक थे जहांगीर। इसका डायरेक्ट आंसर आप देखिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांगीर। अगला प्रश्न, मुगल सरायों को किसके लिए उपयोग किया जाता था? मुगल सराय जो यात्रियों के आवास, जो धर्मशाला आज पढ़ते हैं, अब उसी तरह मुगल सरायों को किसके लिए उपयोग किया जाता था? तो यात्रियों के आवास के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की ओर है, फतेहपुर सीकरी में निम्नलिखित में से क्या स्थित नहीं है? किला ए कोहना मस्जिद। किला ए कोहना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, किला ए कोहना। अगले प्रश्न की ओर है, अकबर ने किसके लिए इबादत खाना का निर्माण किया था? धार्मिक चर्चाओं को आयोजित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक चर्चाओं को आयोजित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, वास्तुकला की भारत फारसी शैली खाली स्थान के तहत विकसित हुई। अकबर, इसका सही जवाब होगा अकबर। इसका सही जवाब होगा अकबर। भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो इसका सही जवाब मध्यकालीन मिशनरी और दूत, जिसमें से कुछ मध्य एशिया या इथियोपिया के माध्यम से आए थे, वे लोग थे। तो भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे मिशनरी और दूत, जो किसी खास उद्देश्य से प्रेरित होते हुए भारत आए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की। यूरोपियन भारत क्यों आए थे? इसका सही जवाब होगा चूंकि वे पूर्वी वस्तुओं, अभी आपने देखा पहला प्रश्न क्या था, किसी मिशनरी यानी किसी उद्देश्य से आए थे, तो वे पूर्वी वस्तुओं में व्यापार करना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि पूरब में जो वस्तुएं हैं, रिसोर्सेस हैं, उनका यूज़ करें। दूसरा, चीन को शुरुआत में बहुत दूर माना जाता था। और तीसरा, भारत के बंदरगाहों की संपत्ति पुरातनता से प्रसिद्ध थी। तो इस तरह से जो तीनों जो ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों ही उपयुक्त है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही होगा। ये तीनों कारण थे। अगला प्रश्न, विलियम हॉकिंस कौन था? विलियम हॉकिंस जहांगीर की दरबार में राजा जेम्स प्रथम के अंग्रेजी राजदूत थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी और आगरा जाने वाले पहले अंग्रेजी व्यापारी कौन थे? तो रॉल्फ फिच। फतेहपुर सीकरी और आगरा जाने वाले पहले अंग्रेजी व्यापारी कौन थे? रॉल्फ फिच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, सर थॉमस रो कौन थे? जहांगीर की अदालत में द्वितीय अंग्रेजी राजदूत के नेता थॉमस रो। याद रखिएगा, थॉमस रो, जहांगीर, अभी आपने देखा कैप्टन हॉकिंस की बात सुन रहे थे, अब है थॉमस रो कौन थे? ये द्वितीय अंग्रेजी दूत थे। यानी उस समय जो कुछ गतिविधि होती थी उनमें पहला और दूसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण था। याद रखिए, जहांगीर का शासनकाल था, तो उस समय अंग्रेजी दूत थे और द्वितीय नंबर पर थे, इसलिए सर थॉमस रो को सेकेंड अंग्रेजी दूत के रूप में हम जानेंगे। अगले प्रश्न की ओर हैं, फ्रांकोइस बर्नियर और निकोली मानुकी, ये कौन थे? ये डॉक्टर थे एक्चुअली, ये लोग थे डॉक्टर, चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार अंग्रेजों के लिए बंगाल के वाणिज्यिक महत्व का एक कारण नहीं था? प्रश्न फिर से समझिए, कौन सा विचार अंग्रेजों के लिए बंगाल के वाणिज्यिक महत्व का एक कारण नहीं था? तो वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। उपजाऊ और व्यापारिक आंतरिक मामले, उत्कृष्ट नदी संचार, ऐसे सस्ते सामान का उपलब्ध होना जिनकी यूरोप में बहुत मांग थी, अच्छी तरह से विकसित स्थानीय वाणिज्यिक संस्थान। एक्चुअली बंगाल में तो रिसोर्सेज तो थे, लेकिन ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन डेवलप पूर्ण रूपेण नहीं थे, इसलिए यही उसका एक महत्वपूर्ण कारण था। ऑप्शन नंबर डी इसका जो सही जवाब होगा। जगत सेठ क्या था? एक बैंकिंग परिवार के लिए एक शीर्षक जो नवाबी बंगाल के कोषाध्यक्ष जनरल बन गए थे। जगत सेठ, ध्यान रखिए, सेठ से नाम पता चल जाता है, पैसा वाला। एक बैंकिंग परिवार के लिए एक शीर्षक जो नवाबी बंगाल के कोषाध्यक्ष जनरल बन गए थे, यानी वह नवाबी बंगाल के कोषाध्यक्ष जो पैसा का हिसाब किताब रखने वाले सेठ ही थे। तो ऑप्शन एक इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, क्लाइव की लोमड़ी के रूप में कौन जाना जाता था? मीर जाफर। याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव की लोमड़ी याद रखना है, वह कौन थे? मीर जाफर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में गिरावट क्यों आई थी?
इसका सही जवाब देखिए, अर्थव्यवस्था में गिरावट किसी एक कारण से नहीं आती है, इसलिए इसका प्रश्न ऑप्शन जो है पढ़िए एक बार। भारतीय व्यापारियों को अब अंग्रेजी व्यापारियों से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ा, यानी कंपटीशन। जो भारतीय व्यापारी, जो भारत में जो व्यापार हुआ करता था, और मशीन मेड सामान जो अंग्रेज लाया करते थे, तो उन दोनों में कंपटीशन हुआ। ऑब्वियस है, जो चीप सस्ता मिलेगा और जो ड्यूरेबल टिकाऊ होगा उसको लोग पसंद करेंगे, यानी यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरा, भारतीय व्यापारियों को शुल्क का भुगतान करना पड़ा, जबकि अंग्रेजी व्यापारी शुल्क मुक्त थे, यह भी एक कारण था। तीसरा, उपयोग उत्पादकों को कम कीमत पर अपने सामान बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। जो लोग प्रोड्यूस करते भी थे उनको सस्ते कीमत पर बेचने के लिए दबाव बनाया जाता था। ये तीनों कारण जो है वह अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार थी। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर है, ब्रिटिश शासन पर का भारत पर खालिस्तान प्रभाव पड़ा। लेकिन ब्रिटिश शासन पर जो भारत का प्रभाव पड़ा वह सिर्फ निगेटिव ही नहीं था, कुछ नए नए इन्वेंशन भी उन्होंने दिए जो हमारे लिए अपेक्षित था। तो इसका सही जवाब होना चाहिए नकारात्मक रूप से लेकिन कुछ नवाचार, ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही होना चाहिए, सही है जवाब इसका। अगला प्रश्न, दक्षिण एशियाई कपड़ा उद्योग में गिरावट क्यों आई थी? ब्रिटिश मिलों से प्रतियोगिता के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, प्रारंभिक भारतीय उद्योगों के लचीलेपन पर लेखक ने खालिस्तान ने लिखा है तो तीर्थंकर राय ने लिखा है। प्रारंभिक भारतीय उद्योगों के लचीलेपन पर, लचीलापन का मतलब क्या हुआ कि उसमें टाइम टू टाइम कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है या किसी बाहरी का हस्तक्षेप हो सकता है, इसको हम लचीलापन के नाम से जानते हैं। इसका सही जवाब होगा तीर्थंकर राय। अगले प्रश्न की ओर है, खालिस्तान आधुनिक लेखक हैं जिन्होंने ब्रिटिश भारत में विऔद्योगीकरण पर लिखा है। इसका सही जवाब होगा अमिया बागची और जे कृष्णमूर्ति, मारिका विकजियानी और दोनों। ध्यान रखिए, ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसका सही जवाब होगा। वे लोग थे एक्चुअली जो बागची थे, और दादा भाई नेहरू धन निष्कासन के सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया था, तो इसलिए इससे बागची का नाम याद रखिए। एक और नाम है दत्ता और बागची, आमिया बागची, ये तीनों जो नाम है वह धन निष्कासन से जुड़े हुए हैं। तो आधुनिक लेखक हैं जिन्होंने ब्रिटिश भारत में भी औद्योगिकीकरण पर लिखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वह सही होगा। अगले प्रश्न की ओर है, अंग्रेजों ने पारंपरिक नौकायान जहाज़ों को खालिस्तान से बदल दिया था। इसका सही जवाब होगा वाष्प शक्ति से चलने वाले जहाज़ों के रूप में परिवर्तित कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। भारत में रेलवे ने किसको जोड़ा? भारत में रेलवे ने सुदूर आंतरिक भागों को बंदरगाहों के साथ, यानी दूर दराज के इलाकों को नज़दीक के बंदरगाहों से जहाँ पर भारी सामानों को समुद्री रास्ते से गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जा सके। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, ब्रिटिश भारत में पहली रेलवे लाइन कब स्थापित हुई थी? इसका सही जवाब होगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली रेलवे लाइन ने खालिस्तान को जोड़ा था, तो बॉम्बे से थाने। ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन जो है वह सही है। अगला प्रश्न, हावड़ा इलाहाबाद बॉम्बे लाइन आधिकारिक तौर पर कब खोली गई थी? इसका सही जवाब होगा हावड़ा इलाहाबाद बॉम्बे लाइन, यह 7 मार्च 1870 को, 7 मार्च 1870 को खोली गई थी। अगला प्रश्न, सादा कपास शुरुआत में किस व्यापार में भुगतान का एक साधन था? सादा कपास, एक्चुअली कपास को नकदी फसल के रूप में जानते हैं, तो हिंद महासागर व्यापार से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर है, भारत का रंगीन कपास फैशनेबल कपड़े के लिए था। अंडरस्टूड है कि फैशनेबल कपड़ों के लिए वांछित, और यहाँ तक कि यूरोप में डिजाइन मानकों को परिभाषित करना शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 74वां प्रश्न, पुर्तगाली व्यापारी पेड्रो तवरेस, याद रखिए, जिन्होंने हुगली की स्थापना की थी। पेड्रो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, हुगली। अगला प्रश्न, सुरमान दूतावास किसका मिशन था? मुगल सम्राट फारूक सियर, याद रखिएगा, सुरमान दूतावास किसका मिशन था? तो जो मुगल सम्राट फारूक सियर थे उनका यह लक्ष्य था। अगला प्रश्न, बंगाल में खालिस्तान में एक भयानक अकाल पड़ा था 1769 से 70। यह जो बंगाल में एक अकाल का वक्त था वह वक्त 1769 से 1770 के बीच का था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत ने किस कारण कई अकाल देखे थे? ब्रिटिश भारत को क्या वजह था जो अकाल का सामना करना पड़ा था? उसका रीजन था अनाज का भंडारण, उच्च भूमि राजस्व अधिकारियों द्वारा विरूपण। ये जो तीनों महत्वपूर्ण कारण थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अगले प्रश्न की ओर है, प्रारंभिक अकाल आयोग की तिथियां हैं 1880 से 1881, पहला ऑप्शन ही सही है इसका, 1882 1881। अगले प्रश्न की ओर है, खालिस्तान
में बंगाल में एक और कुख्यात अकाल पड़ा था। 1943 में भी एक भीषण अकाल पड़ा था। एक्चुअली भीषण अकाल जो है यह भी आर्थिक रूप से बहुत मजबूर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। इंग्लैंड्स ट्रेजर बाई फॉरेन ट्रेड, इंग्लैंड ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड किसने लिखा है? थॉमस मून ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की